तो नाइट्रोजन से स्टार्ट करना था, नाइट्रोजन साइकिल से। अब हमें पीडीएफ मिल चुकी है तो हम पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन इज़ एसेंशियल बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटीन। पहली चीज़ तो यही, प्रोटीन में इसका बहुत यूज़ होता है, प्रोटीन के मैन्युफैक्चरिंग में। इट कैनॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर स्पेशली बाय द प्लांट्स, देयरफॉर इट नीड्स टू बी फिक्स्ड और कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स। तो मतलब डायरेक्टली नाइट्रोजन के फॉर्म में एटमॉस्फेयर से हम लोग नहीं इसको ले सकते, इसलिए इसको 3 फॉर्म में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट्स। द नाइट्रोजन साइकिल ऑल्सो साइकिल्स फ्रॉम गैसियस फेज टू सॉलिड फेज एंड देन बैक टू गैसियस फेज। Bacteria found in the roots of legumes are rhizobium, which tries to bind nitrogen with hydrogen to make ammonia. तो रूट्स ऑफ लेग्यूम्स में जो बैक्टीरिया मिलते हैं दे आर कॉल्ड एज राइजोबियम। उनका एक ही काम होता है कि हाइड्रोजन को बाइंड कर दें नाइट्रोजन से, सो एज टू मेक अमोनिया, ठीक है। बट राइजोबियम कैन ओनली वर्क इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन एंड नॉट फ्रीली। अदर बैक्टीरियाज लाइक नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, सियानोबैक्टीरिया वर्क फ्रीली इन द सॉइल and convert atmospheric nitrogen to ammonia. Other ways include adding fertilizers and through thunder lightning भी हमारा नाइट्रेट्स बन जाता है, या फर्टिलाइज़र्स के रूप में अमोनियम के फॉर्म में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। तो या तो फर्टिलाइज़र से हो गया या थंडर लाइटनिंग से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल गया, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं। एक यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राइजोबियम जो मैंने बताया रूट्स ऑफ लेग्यूम्स में होते हैं, उसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदलने के लिए एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए राइजोबियम इज़ नॉट दैट efficient nitrogen fixing bacteria as compared to the other bacteria like nostoc, azotobacter या फिर cyanobacteria, because they do not need any kind of symbiotic relationship in order to convert nitrogen to nitrate or nitrites, ठीक है। इसीलिए राइजोबियम की यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। तो नाइट्रोजन का राइजोबियम का वैसे एक ही काम है, हाइड्रोजन को बाइंड कर देना नाइट्रोजन से, बट for doing that it requires a symbiotic relationship, whereas nostoc, azotobacter and cyanobacteria they can work independently freely in the soil and convert atmospheric nitrogen to ammonia, ठीक है। तो they can work freely and convert nitrogen into ammonia, ठीक है। तो ये हो गया। then इसके बाद but further simplification of ammonia needs to be done before it is taken up by the plants and soil. So ammonia is converted into nitrates and nitrites by bacteria like Nitrosomonas, Nitrococcus and Nitrobacter. तो जहाँ भी पहले नाइट्रो लग गया, इसका मतलब कि वो अमोनिया को तोड़ेंगे नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में, ठीक है। तो ये आपके 3 बैक्टीरिया हो गए, नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास। सो ये क्या करेंगे कि अमोनिया को फर्दर नाइट्रेट से नाइट्राइट्स वगैरह में तोड़ देंगे। सो दैट इज़ फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑफ अमोनिया। तो हमने 2 फेज़ में देख लिया, एनाबिना, नॉस्टॉक और एजोटोबैक्टर। ये जो हैं नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद देर आर सर्टेन अदर बैक्टीरियाज लाइक नाइट्रोकॉकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर. So these kind of Nitrosomonas, Nitrococcus and Nitrobacter, they convert ammonia into nitrate and nitrites, ठीक है। अब ये एक साइकिल हो गई। अब इसके बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट साइकिल भी चलती है। जैसे कि ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड, एंड दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डेड मैटर आर कन्वर्टेड बैक टू अमोनिया बाय सम बैक्टीरिया थ्रू अमोनिफिकेशन. Bacteria who reverse the dead/waste material to ammonia are called as Bacillus, Proteus and Clostridium, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, PCB, ठीक है। दैट इज़ PCB इज़ Proteus, Clostridium and Bacillus. So these are the रिवर्स वाले बैक्टीरिया हैं, ये बेसिकली अमोनिफिकेशन वाले बैक्टीरिया हैं। देन फाइनली एक बैक्टीरिया होता है सूडोमोनास, जो फाइनली अमोनिया से डायरेक्टली नाइट्रोजन बना देता है, कन्वर्ट्स नाइट्रेट्स डायरेक्टली बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, नाइट्रेट से भी डायरेक्टली बना देता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन फाइनली समाप्त हो जाता है जब गैसियस नाइट्रोजन बन जाती है। तो अमोनिफिकेशन कौन करता है? अमोनिफिकेशन PCB करता है अमोनिफिकेशन, दैट इज़ प्रोटियस, क्लॉस्ट्रीडियम एंड बैसिलस, वेरस डीनाइट्रिफिकेशन करता है सूडोमोनास, ठीक है। और फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पहले अमोनिया में कौन बदलता है? सो
वो नाइट्रोबैक्टर नॉस्टॉक करता है, नॉस्टॉक एज वेल एज एजोटोबैक्टर, ठीक है, ये दोनों नाम याद रखना। सो नॉस्टॉक एज वेल एज एजोटोबैक्टर क्या करता है, ये फ्री इंडिपेंडेंट नाइट्रोजन एग्जिस्टिंग इन द एटमॉस्फेयर को अमोनिया में बदल देता है। उसके बाद फर्दर अमोनिया से नाइट्रेट या नाइट्राइट कौन बनाता है, तो नाइट्रोसोमोनाज, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकॉकस ये बनाते हैं अमोनिया से फर्दर नाइट्राइट या नाइट्रेट्स। अब रिवर्स इंजीनियरिंग करें तो फिर डेड या फिर वेस्ट मटेरियल जो होता है उससे अमोनिया कौन बनाता है, तो अमोनिफिकेशन वाले बैक्टीरिया कौन हो जाएंगे, पीसीबी हो जाएगा, दैट इज़ प्रोटियस, क्लॉस्ट्रीडियम एंड बैसिलस, ठीक है। एंड फाइनली डायरेक्टली अमोनिया से फिर नाइट्रोजन इन द गैसेस फॉर्म कौन बना देता है, सो दैट इज़ स्यूडोमोनास। तो ये एक तरह की साइकिल हो गई। देखो अब अमोनी यहाँ पे देखो, ये तो याद हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन में स्यूडोमोनास जाएगा, पुट्स नाइट्रोजन बैक इनटू द एयर, एंड देन डीकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो वहाँ पे पीसीबी चला जाएगा, दैट इज़ प्रोटियस, क्लॉस्ट्रीडियम एंड बैसिलस चला गया। नाउ ये तो रिवर्स वाले हो गए बैक्टीरिया। देन अमोनिया से नाइट्रेट या नाइट्राइट कौन बनाता है, तो नाइट्रोसोमोनास बनाता है, कॉकस बनाता है एंड नाइट्रोबैक्टर बनाता है। फिर डायरेक्टली नाइट्रोजन से अमोनिया कौन बनाता है, सो दैट इज़ एजोटोबैक्टर एंड नॉस्टॉक। तो यहाँ दो इनफैक्ट राइजोबियम भी करता है, बट विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो एयर से अमोनिया कौन बनाता है, आरएनए याद रख लो इसमें, राइजोबियम, नॉस्टॉक, एजोटोबैक्टर, ठीक है। और अमोनिया से तो यहाँ से हमें याद ही है। देन मूविंग ऑन, अब देखो ये एक डायग्राम बना दिया है, ये कुछ नाम याद कर लो, जैसे सियानोबैक्टीरिया के कुछ नाम याद कर लो, जैसे एक यहाँ टोलिपोथ्रिक्स, दैट्स अ काइंड ऑफ साइनोबैक्टीरिया, वेयर एज बैक्टीरिया की अगर बात करें तो एजोस्पिरुलम इज़ अ सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया के कुछ प्रकार यहाँ लिखे हुए हैं। अब कार्बन साइकिल पे अगर आएँ तो फिर से बता दे रहे हैं, एजोस्पिरुलम इज़ अ बैक्टीरिया, सिंपल बैक्टीरिया, वेयर एज टोलिपोथ्रिक्स इज़ सियानोबैक्टीरिया। देन हेयर, अब कार्बन की बात करें तो हेयर द रिजर्वॉयर इज़ द एटमॉस्फेयर, प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड to carbon which can be taken directly by the organisms in the form of glucose। तो उसका रिएक्शन ये है। अब प्लांट्स ग्लूकोज कैसे बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा एटमॉस्फेयर से, पानी लेगा 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड सर्टेन प्लांट एंजाइम्स, तो वो ग्लूकोज बना देगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट देगा, जो हमारे लिए बहुत वाइटल है। तो ये कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन देता है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन देता है, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर दे देता है 6H2O। तो ग्लूकोज दे दिया, ठीक, हर्बीवोर्स के लिए C6H12O6, फिर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन दे दिया एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर दे दिया। सो दैट इज़ द प्लांट वाला रिएक्शन। देन वी ईट ग्लूकोज एंड द ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन ये है, C6H12O6 हमने खाया, उसको 6O2 मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन के अंडर गो करवाया, तो क्या हुआ, हम CO2 एक्सेल किए और वाटर स्वेटिंग वगैरह हुई कुछ, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना और हम एनर्जी बनाए। अब ये एनर्जी कितनी बनती है, कितने ATP बनता है वो देखना है। द एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज़ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एनर्जी बनी है तो ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में बन जाती है। द मरीन स्केलेटन्स आर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, हेयर द कार्बोनेट पार्ट इज़ फॉर्म्ड from the dissolved carbon in the seawater, while calcium comes in dissolved from eroding rivers and land masses after dying their marine decay also releases carbon dioxide। तो ये एक पॉइंट याद कर लो कि जो मरीन स्केलेटन्स होते हैं दे आर रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट कैसे, जो डिज़ोल्व्ड कार्बन होता है, कार्बोनेट बनता है, डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उससे उनके शरीर में कार्बोनेट बनता है, जबकि कैल्शियम आ जाता है इरोजन के, पत्थर इरोजन होता है तो उससे कैल्शियम आ जाता है, तो कैल्शियम आ गया और कार्बोनेट मिल गया, तो इनसे इनका स्केलेटन बन जाता है, राइट। देन मूविंग ऑन, अब ये CO2 का साइकिल बना रखा है, इसके लिए मोस्टली वही वाला फोटोसिंथेसिस वाला साइकिल ही केवल इम्पॉर्टेंट है। फिर फॉस्फोरस की बात करें तो रॉक्स मेड फ्रॉम लावा सॉलिडिफिकेशन कंटेन्स मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स, that is phosphorus oxides. During weathering erosion of rocks, phosphates become simpler phosphorus which is then directly taken up by the plants। तो अब यहाँ भी ये दिक्कत है कि कन्वर्ट करना पड़ रहा है। अब दूसरी चीज़, अभी तक हम लोग गैशियस साइकिल पढ़ रहे थे, नाउ द फॉस्फोरस इज़ अ सॉलिड साइकिल।
तो सॉलिड साइकिल कैसे हो रही है कि रॉक्स जो हैं, रॉक्स मेड फ्रॉम लावा सॉलिडिफिकेशन, रॉक्स विच आर मेड फ्रॉम लावा सॉलिडिफिकेशन कंटेन्स मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स, या मोटा मोटा लावा जब ठंडा होकर पत्थर बन जाता है तो उसमें फॉस्फेट्स के मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। और जब वेदरिंग, इरोजन, रेनफॉल वगैरह होती है तो फिर वो फॉस्फेट्स सिंपलर फॉस्फोरस में ब्रेक डाउन कर जाते हैं, जिसको डायरेक्टली फिर प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं। नाउ सो द इनिशियल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज़ द लिथोस्फेयर, ठीक है। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ लिथोस्फेयर से स्टार्ट हो रहा है। अब टाइप्स ऑफ बायोमास देखो तो फॉरेस्ट्स पूरा का पूरा भंडार है बायोमास का, तो उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, डेसिडुअस, टेम्परेट, डेसिडुअस, कॉनिफरस, टाइगा। फिर ग्रासलैंड्स में भी बहुत बायोमास होता है। टंड्रा रीजन में वहाँ पे भी जो है एल्पाइन वेजिटेशन होता है, विच आर टोटली, नॉट एग्जैक्टली टोटली, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, तो उसको एल्पाइन बोल दिया। देन एक्वेटिक में भी हमने बताया कि बायोमास होता है। अब देख लो इसमें कि ये क्या है, किस रीजन में कहाँ, अच्छा किस वेजिटेशन वाले एरिया में कितनी रेनफॉल होती है, ये यहाँ बता रखा है, राइट। तो अभी हमने जितने रीजन्स पढ़े थे, जैसे टंड्रा, एक्वेटिक, ग्रासलैंड्स, रेन फॉरेस्ट वाला इलाका, टेम्परेट फॉरेस्ट वाला, कॉनिफरस वाला, तो कितनी वर्षा हो रही है ये देखना है। देखो अब ये मीन एनुअल टेम्परेचर है। अब देखो ये टेम्परेचर जहाँ बहुत ज़्यादा है, जैसे 24-25 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हो यहाँ पे, तो दैट इज़ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द लैटिट्यूड विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो दैट इज़ वाई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तुम्हें मिलेंगे जहाँ 150 से 400 सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है, 150 से 400 सेंटीमीटर रेनफॉल एंड 24 डिग्री टेम्परेचर है, तो दैट इज़ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इसके बाद ये देखा जाए तो बिल्कुल देखो दो एक्सट्रीम पोजीशंस यहाँ देखने को मिल रही है। एक है डेजर्ट, तो डेजर्ट में 50 सेंटीमीटर रेनफॉल है और टेम्परेचर जो है ठंडा भी है, मतलब 5 डिग्री से 20 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, मीन एनुअल टेम्परेचर, ठीक है। डेजर्ट्स में इतना ही रहता है टेम्परेचर। फिर थोड़ा सा और इधर आएंगे, मतलब थोड़ा सा आप प्रेसिपिटेशन अगर बढ़ा दोगे तो फिर ग्रासलैंड मिल जाएगा, और थोड़ा सा और प्रेसिपिटेशन बढ़ा दो और ऑलमोस्ट टेम्परेचर थोड़ा सा उतना ही रखो, मतलब उसी रेंज में रखो, इनफैक्ट थोड़ा सा ठंड कम कर दो तो तुम्हें ग्रासलैंड मिल जाएगा। तो ये हमने देखा डेजर्ट 5 से 20 डिग्री सेल्सियस और 50 सेंटीमीटर रेनफॉल, फिर ग्रासलैंड 5 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सॉरी ग्रासलैंड तो मतलब हाँ थोड़ा सा और ठंडा ही है, तो 4-5 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है और 70-80 सेंटीमीटर रेनफॉल है। और फिर टेम्परेट फॉरेस्ट में जो है रेनफॉल 200 सेंटीमीटर तक चली जाती है, लेकिन टेम्परेचर उतना ही रहता है, लगभग 8-10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री के बीच में, बट रेनफॉल वहाँ बढ़ जाती है, ठीक है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट बन जाता है। और वही अगर तुम टेम्परेट फॉरेस्ट में सब कुछ सेम रखो, टेम्परेचर बस ठंडा कर दो और ज़्यादा, तो क्या होएगा, मतलब वर्षा सेम रखो, टेम्परेट फॉरेस्ट में अगर वर्षा सेम रखो लेकिन टेम्परेचर और ठंडा कर दो तो तुम्हें कॉनिफरस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि वर्षा सेम रखो लेकिन टेम्परेचर घटा दो तो कॉनिफरस फॉरेस्ट मिल जाएगा, ठीक। और फिर ये है कि बिल्कुल ही माइनस वाइनस में चले गए तो फिर तो एल्पाइन या आर्कटिक टंड्रा वेजिटेशन मिलेगा, ठीक है। अब कॉनिफरस फॉरेस्ट को ही टाइगा बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो इसमें क्या है कि लोटिक है, ये मरीन इकोसिस्टम का एक डायग्राम है। अब इसमें ये देखो कि लोटिक विच बेसिकली मीन्स रनिंग वाटर एंड लेंटिक इज़ रेफरिंग टू स्टैंडिंग वाटर। तो लेंटिक में ऑब्वियसली ज़्यादा पोल्यूशन होगा, ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा, तो ज़्यादा डाइवर्सिटी भी होगी लेंटिक में, बिकॉज दैट इज़ द स्टैंडिंग वाटर। वेयर एज लोटिक में क्या है कि सिंस इट इज़ रनिंग वाटर तो कोई डूबेगा नहीं एटलीस्ट, तो लेंटिक लोटिक में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। उसके बाद लिटोरल और लिम्नाटिक मैंने बताया था, लिटोरल इज़ द इकोटोन वाला एरिया, ठीक है, और जो लिम्नाटिक वाला है दैट इज़ ओपन वाला जो सी होता है, बिल्कुल ओपन, उसको पेलाजिक भी बोलते हैं और लिम्नाटिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पेलाजिक लिखा है, फार ओपन सी, जहाँ कोई इकोटोन वगैरह इफेक्ट, एज इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पेलाजिक जोन, ठीक है। तो लिम्नाटिक बोल दो या पेलाजिक बोल दो, एक ही चीज़ है। नाउ इफ़ लिटोरल जोन यानी कि जहाँ इकोटोन एज इफेक्ट देखने को मिलता है, इफ़ इट रीचेज अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स देन इट इज़ कॉल्ड नेरिटिक जोन। अब उसी में एक सब जोन बना दिया है, ठीक है। तो अगर लिटोरल जोन 200 मीटर की गहराई प्राप्त कर लेता है तो उसे नेरिटिक जोन कहते हैं, और यहाँ पे आपका कोरल्स मिलते हैं,
नेरिटिक जोन में सबसे ज़्यादा कोरल्स मिलते हैं. दैट इज़ बेसिकली लिटोरल जोन एट अ डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स. देन प्रोफंडल जोन इज़ द डेप्थ वाला जोन. अब ये देखो यहाँ प्रोफंडल कहाँ है, ज़्यादा डेप्थ है यहाँ पे. बेसिकली एफोटिक जोन वाला ज़्यादा इलाका प्रोफंडल जोन में जा रहा है. ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एफोटिक जोन लाइज इन द प्रोफंडल जोन और 30% ऑफ द फोटिक जोन लाइज इन द प्रोफंडल जोन. ठीक है. सो प्रोफंडल वाला बेसिकली एक सीधा सीधा कि थोड़ी गहराई, ज़्यादा गहराई पे है. ठीक है. सो till which the sunlight penetrates is called the photic zone, while beyond that it is called aphotic zone. तो हमने फोटिक देखा, एफोटिक देखा, लिटोरल, लिम्नाटिक, पेलाजिक और नेरिटिक जोन देखा, फिर प्रोफंडल जोन देखा. देन नेक्टॉन्स की बात करें अगर, अच्छा लोटिक और लेंटिक भी देखा था. ठीक है. अब नेक्टॉन्स की बात करें तो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन स्विम दमसेल्व्स. तो नेक्टॉन्स कैन स्विम दमसेल्व्स whereas newtons are so light in their weight that they can sit on the water and go with the flow. तो न्यूस्टॉन्स बहुत हल्के होते हैं कि उनको तैरने की एफर्ट भी नहीं लगानी पड़ती, इतने हल्के कि पानी के बहाव के साथ वो बह जाते हैं. देन बेंथोस, ये तो क्रॉलर्स होते हैं बिल्कुल नीचे along the shelf or the base of the water body. Some small minute vegetations that grow on the other larger parts are periphytons. तो ये वही है एपीफाइट्स की तरह है, जैसे जो सहारा लेके मरीन प्लांट्स जो सहारा लेके ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट्स पे, they are called as periphytons. And lastly the sloping depth surfaces are called as benthic zones. ये बिल्कुल नीचे वाला इलाके प्रोफंडल से भी नीचे आता है और उसके भी नीचे एकदम एबिसल जोन आता है, एकदम पिट. ठीक है. तो प्रोफंडल से ज़्यादा गहरा है बेंथिक और बेंथिक से भी ज़्यादा गहरा है एबिसल जोन. ठीक है. तो ये हो गया. अब देखो नेरिटिक, उसके बाद नेरिटिक के बाद आएगा प्रोफंडल, फिर बेंथिक, फिर लास्ट में एबिसल जोन. अब ओलिगोट्रॉपिक लेक होता है विच हैव लेस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड हैज़ लेस प्रोडक्टिविटी. ओलिगोट्रॉपिक लेक बेसिकली एकदम नया ताज़ा लेक बनता है, उसमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता, एकदम साफ़ होता है. तो साफ़ है तो इसका मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ही नहीं, उसमें ऑक्सीजन की डिमांड भी बहुत कम है. लेकिन थोड़े समय बाद क्या होएगा कि उसमें सेडिमेंटेशन होएगा, पोल्यूशन होगा और फिर वो मीज़ोट्रॉपिक लेक में बदल जाएगा. और जब पोल्यूशन हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो एल्गल बूम्स हो जाएंगी. तो उसके बाद फिर वो यूट्रॉपिक या एजिड लेक बोलते हैं उसको. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन. वाइल यूट्रोफिकेशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ लेक, बट एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ओनली एक्सेलरेट इट्स रेट लीडिंग टू कल्चरल यूट्रोफिकेशन. ठीक है. तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से होने वाले यूट्रोफिकेशन को हम लोग कल्चरल यूट्रोफिकेशन बोल रहे हैं. देन यूट्रॉफिक लेक हैज़ मैक्सिमम न्यूट्रिएंट कंटेंट बट लीस्ट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. ठीक है, ये भी बात सही है. उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बहुत कम है बिकॉज सभी लोग इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. नाउ बायो मैनिपुलेशन इज़ अ टेक्निक कि आप यूट्रोफिकेशन को काउंटर कर सकते हैं. क्या करोगे कि जहाँ एल्गल बूम हो गया है तो हाईएस्ट मरीन प्रेडेटर जैसे बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं उनको डाल दो यहाँ. एक्चुअली हम एल्गल बूम को कौन ख़त्म करेगा? जू प्लैंक्टन्स. तो जू प्लैंक्टन्स जीवित रहने चाहिए ना. जू प्लैंक्टन्स तभी जीवित रह पाएंगे जब जू प्लैंक्टन्स को कोई नहीं खाएगा. जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं मिडिल साइज्ड फिशेस लाइक क्रस्टेशियंस या हेरिंग फिशेस. ठीक है. तो अगर हेरिंग फिशेस को ही खा लिया जाए तो जू प्लैंक्टन्स जीवित रह जाएंगे और वो फिर सारी एल्गी को खा लेंगे. तो तुम्हारा लेक सुधर जाएगा, मतलब ओलिगोट्रॉपिक रिवर्स हो जाएगा, ओलिगोट्रॉफिक लेक की तरफ चला जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड एज बायो मैनिपुलेशन, राइट. देन कोरल्स की बात करें तो इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड्स शेल्टर टू एल्गी. ठीक है. अब इसमें देखते हैं क्या है कि अब इसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है कोरल पॉलिप विच बिलोंग टू द फाइलम स्निडेरिया को ये बिलोंग करता है. अब कुछ अदर एग्जांपल्स ऑफ स्निडेरिया हैं जैसे हाइड्रास और जेलीफिश याद रखो. सी एनिमोन्स भी स्निडेरिया में आते हैं. तो सी एनिमोन्स, हाइड्रा, जेलीफिश, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फाइलम स्निडेरिया अलोंगसाइड कोरल पॉलिप. वाइल एल्गी जो जिसका नाम है जूज़ैंथली. तो जूज़ैंथली और कोरल पॉलिप विच फॉल्स अंडर द फाइलम स्निडेरिया, इन दोनों के बीच सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनता है तो फिर कोरल्स फॉर्म होते हैं. दिस symbiosis only thrives till photosynthesis occurs, so proper sunlight is needed. That's why corals are found mostly in the tropical zones. 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए. सैलिनिटी हल्की सी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं. ठीक है. थोड़ा सैलिनिटी होगा तो अच्छा ही है. और नॉट फाउंड इन द रीजन्स ऑफ अपवेलिंग, मतलब जहाँ अपवेलिंग होती है वहाँ नहीं मिलेगा. क्लीन वाटर इज़ डिज़ायरेबल, दैट्स वाई नॉट फाउंड इन द मडी वाटर. ठीक है. एंड नियर रिवर्स
विच ब्रिंग फ्रेश वाटर, फाउंड मोस्टली इन द नेरेटिक जोन्स ऑफ लिटरल मरीन जोन। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है, नेरेटिक जोन में मिलता है ये। तो क्लियर क्लीन वाटर होना चाहिए, क्योंकि फिर मडी होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और रिवर्स अगर फ्रेश वाटर ले आ रही हैं तो अच्छा है। ठीक है, नाउ व्हाई आर कोरल्स इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट? बिकॉज थ्रू फोटोसिंथेसिस दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द मरीन लाइफ। अब वो हैं तो बेसिकली एक प्लांट कैटेगरी में, मतलब जो एल्गी है जूसैंथली, वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट देगा मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए। दे आर कॉल्ड एज रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशंस अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 1 square kilometer of well-managed coral reef can yield an average of 15 tons of fish and other seafood annually. Further, they provide ecotourism in Seychelles and Maldives में बहुत अच्छा टूरिज्म है। फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है कि एक तरह का बॉर्डर बन जाता है, बॉर्डर along the shore, and during the tsunamis they protect the inward mangroves from erosion। ठीक है, that is fringing reef। बैरियर रीफ होता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब ये मतलब उसके अंतर्गत एक लगून लेक आ जाता है, ये और भी बड़ा होता है, मतलब बैरियर रीफ पूरा का पूरा एक लगून समा जाता है, लगून लेक, और फिर तुम्हारा मेन लैंड स्टार्ट होता है। ठीक है, एटॉल्स तो वो वॉल्केनिक रेसिडुअल जो आइलैंड बना लेता है उसको एटॉल्स बोलते हैं। अब देखो ये डायग्राम है, जैसे ये अंडमान निकोबार में अच्छे कोरल्स मिल जाते हैं, गल्फ़ ऑफ मन्नार है, लक्षद्वीप, ये मालवान मैंने पढ़ा था मैंग्रोव वाला इलाका महाराष्ट्र में, वहाँ पे मिलता है। गल्फ़ ऑफ कच्छ अब खम्बट में नहीं मिलता है, गल्फ़ ऑफ कच्छ में मिलता है। फोटोसिंथेसिस इन कोरल स्टॉप्स, अगर ये स्टॉप हो गया, इफ़ फोटोसिंथेसिस इन कोरल स्टॉप्स देन द कोरल ब्लीचिंग अकर्स एंड कोरल्स टर्न टोटली वाइट, दस इंडिकेटिंग क्लाइमेट चेंज। ओशन एसिडिफिकेशन से भी ये फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो सकता है, या फिर व्हेन ओशन टेम्परेचर राइजेस तो भी ये हो सकता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आता है तो भी ख़राब हो जाएंगे कोरल्स। रेनफॉल ब्रिंग इन फ्रेश वाटर विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल फॉर द कोरल्स। अच्छा, ये समझ में नहीं आया मुझे। रेनफॉल ब्रिंग इन फ्रेश वाटर विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल फॉर कोरल्स। डिस्ट्रक्टिव फिशिंग, ब्लास्ट फिशिंग, पुअरली मैनेज्ड टूरिज़्म, ये सारे वजहें हैं कोरल डिस्ट्रक्शन के। ठीक है, तो एक चीज़ बस कंफर्म करना है कि कोरल्स थ्राइव इन फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर, तो ये एक बार कंफर्म कर लेते हैं। मोस्ट रीफ बिल्डिंग कोरल्स ऑल्सो रिक्वायर सलाइन, सॉल्टी वाटर चाहिए इनको। ठीक है, तो फ्रेश वाटर में ये बिगड़ जाता है कोरल। ठीक है, अब इसके बाद कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, वो अगले में देखते हैं।